जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों जल्दी से आ जाओ, देखिए फटाफट सभी का स्वागत है क्लास के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है ईंटें मनके तथा अस्थियां। इस चैप्टर के देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट नोट्स। ये रहने वाले हैं आपके सामने नोट्स, आप देख सकते हैं। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, मैं फिर आपको कहना चाहूँगा, यहाँ पर तो सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी देखो नोट्स बिल्कुल आसान तरीके से जो है सरल से शब्दों में तैयार कर रखे हैं, ठीक है। और अगर आप बुक में से पढ़ेंगे तो इतना आपके समझ में नहीं आएगा, कचरा दे रखा है। शॉर्टकट तरीके से यहाँ पर मैंने तैयार कर रखे हैं नोट्स, और आप जो है नोट्स जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। अगर आप मेरिट में आना चाहते हैं, 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं, तो नोट्स तो आपके पास होने चाहिए। आपको पता है कि ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट मैं करवा रहा हूँ, और तीनों सब्जेक्ट के अंदर पूरे में 100 में से 100 नंबर आपके आने चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नोट्स लेने पड़ेंगे। पिछली बार का रिजल्ट देखो, पूरे 100 में से 100 नंबर लेके आए हैं, ठीक है। मेरे से पढ़े हुए कई मेरिट में भी आए हुए हैं। तो मैं कह रहा हूं आपको 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं तो आपके पास नोट्स होने चाहिए, ठीक है। तो नोट्स की प्राइस क्या रहने वाली है, नोट्स की प्राइस 60 रुपए है, ठीक है। 60 रुपए, 60 रुपए के अंदर आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। 60 रुपए में आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। ये नोट्स आपको कहां मिलेंगे, तो नीचे मेरे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं 8955661301। इन नंबरों पर आपको मैसेज करना है, ठीक है। वहां पर आपको जो भी कुछ जो है पेमेंट के लिए नंबर जो स्कैनर भेजा जाएगा, उन पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। जिसका स्क्रीनशॉट आएगा उसको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत से मैसेज आते हैं तो एक एक को रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है, तो जिसका स्क्रीनशॉट आएगा उसको तुरंत भेज दी जाएगी नोट्स। चलो, तो ये नोट्स आपको 60 रुपए के अंदर कंप्लीट मिल जाएंगे। इतिहास के अंदर आपको पता है 3 बुक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों बुक के 60 रुपए मिल रहे हैं। और आप अच्छी बात तो ये है भाई, बिल्कुल कम प्राइस के अंदर। और जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, देखो जहां भी एनसीईआरटी सिलेबस लाओ, गवर्नमेंट टीचर मेरे से खरीदने हैं, वो अपने बच्चों को वितरित कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, और कई बड़े बड़े एग्जाम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो नोट्स चाहिए उनको, तो नोट्स मेरे से ले रहे हैं। तो इसीलिए आपके कम प्राइस के अंदर, अगर आप किसी ऐप पर जाओगे तो वहाँ प्राइस आप देख लेना प्यारे मित्रों, ठीक है। कोई भी ऐप लो आप, 700 800 किसी ऐप में जाओगे तो वहाँ नोट्स मिलेंगे आपको। मैं 60 रुपए के अंदर आपको कंप्लीट नोट्स उपलब्ध करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, ईंटें मनके तथा अस्थियां। जिसको चाहिए, मेरिट में आना चाहते हैं तो मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। 60 रुपए कोई ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल कम प्राइस के अंदर एकमात्र चैनल है, मैं ही उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो जाके आप जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो ये नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में, ई बुक के रूप में मिलेंगे व्हाट्सएप पर। आप ई मित्रा पर जाके प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। चलो, चैप्टर का नाम क्या है, ईंटें मनके तथा अस्थियां। ये देखिएगा, ये अपना चैप्टर है, ईंटें मनके तथा अस्थियां। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम यही पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। हड़प्पा सभ्यता, सबसे पहले यहाँ पर उल्लेख जो पॉइंट दे रखा है वो हड़प्पा सभ्यता के बारे में दे रखा है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं इसको, इसी प्रकार से नोट्स हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं हैं। लेकिन क्या हुआ, 1920 के दशक में जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, उसके बाद ये ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता जैसी कोई सभ्यता भी अस्तित्व में थी। कहने का मतलब ये है, पहले ऐसा माना जाता था जैसे प्रमुख की प्राचीन सभ्यता जो है, एक तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, एक मिस्र की सभ्यता, एक चीन की सभ्यता है। ये प्राचीन सभ्यताएं हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में उस समय ज्ञात नहीं था, लेकिन फिर 1920 के दशक में जब हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला। 1920 के दशक का मतलब क्या हुआ, 1920 का दशक, यहाँ पर अब मैंने बात की कि 1920 का दशक, 1920 के दशक का मतलब हो गया 1920 और 1930 के बीच का जो टाइम पीरियड है, ये 1920 के दशक में माना जाएगा। और हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो कब हुई थी, 1921 में हुई थी। मतलब 1920 के दशक मतलब 1920 और 1930 के बीच का टाइम पीरियड। तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। ये ध्यान रखें। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, नोट करके लिख रखा है मैंने, इस सभ्यता को क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो चाहे इसे हड़प्पा सभ्यता कह दो, चाहे इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहो, ठीक है। इसकी खोज 1921 में की थी दयाराम साहनी ने। अभी आगे बात करने वाले हैं, ठीक है, याद रखें। चलो, किस नदी के किनारे खोज हुई थी हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, रावी नदी। अभी आगे बात करेंगे वैसे। अब देखो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, विस्तार से आपको यहाँ पर बता रखा है कि हड़प्पा सभ्यता की आखिर खोज जो है वो कैसे हुई है, ठीक है। तो आप सभी एक बार जो है अपने सभी साथियों के बीच क्लास को शेयर करें। हम रेगुलर आपकी तैयारी करवा रहे हैं, ज्योग्राफी भी चल रही है क्लास से, पॉलिटी भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो, तो हड़प्पा सभ्यता की आखिर खोज जो है वो कैसे हुई है, ये देखने वाले हैं। लगभग 160 साल पहले, आज से लगभग 160 साल पहले, पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। कुछ रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था, पटरियां बिछा रहे थे, ठीक है। और कुछ स्थान पर खुदाई का कार्य चल रहा था, ठीक है। खुदाई का कार्य चल रहा था, खनन चल रहा था, कार्य कर रहे थे भाई, खुदाई कार्य कर रहे थे, उत्खनन कर रहे थे। तो उत्खनन कार्य के दौरान कुछ इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला,
ठीक है, पूरा स्थल मतलब पुराने औजार बर्तन जो भी मृत भांड वो मिले हैं, ठीक है, औजार मिले। ये स्थान आधुनिक समय में पाकिस्तान में है। उन कर्मचारियों ने इसे खंडर समझ लिया, ठीक है। वहां पर कुछ जब उत्खनन कार्य चल रहा था तो वहां पर कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल मिले, लेकिन जो प्रमुख ये इंजीनियर थे उन्होंने इतना दिमाग लगाया ही नहीं, छोड़ दिया अधूरा काम, ठीक है। समझ लिया और यहाँ खंडर समझ लिया, ठीक है। और यहाँ के हजारों ईंटों को उखाड़ कर यहाँ से ले गए। ईंटें निकली, ऐसा तो थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाया नहीं कि भाई ईंटें निकल रही इसका मतलब यहाँ पर कोई बस्ती रही होगी, ठीक है। डायरेक्ट ईंटों को उठाया, ईंटों को अपने भरा और वापस एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गए, ठीक है, ले गए। और ईंटों का इस्तेमाल रेलवे लाइन बिछाने में किया गया, ठीक है। उनको अपने काम से मतलब है, भाई रेलवे लाइन पटरी बिछा रहे हैं तो भाई ठीक है पटरियों में लगा दी। अब ये पता नहीं भी ईंटें कहाँ से आई होगी, यहाँ पर भी कोई पुराने समय में कोई बस्ती थी होगी, इतना इतना इन्होंने दिमाग नहीं लगाया। लेकिन वे ये नहीं जान सके कि यहाँ कोई सभ्यता थी होगी, ठीक है। तो ध्यान रखें, बस ये ध्यान रखना इसमें, ये इस प्रकार से आप लिख सकते थोड़ा मन से। अब देखें, बात करें आगे, आगे क्या हुआ देखो। इस प्रकार क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो सर जॉन मार्शल, हाँ याद रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है वन लाइनर में, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किसके निर्देशन में हुई, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में, जॉन मार्शल के निर्देशन में। किसने की, दयाराम साहनी ने, ठीक है। 1921 में किसने की, दयाराम साहनी ने। किसके निर्देशन में, जॉन मार्शल के निर्देशन में, ये याद रखना। अब देखो, दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी खोज, ठीक है, हड़प्पा नामक स्थान पर, हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है। 1921 में मोहनजोदड़ो 1921 में जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, और मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। तो बस यहाँ पर आपको यहाँ पर यही ध्यान रखना है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे तो वो यही बनेंगे। पहला प्रश्न बनेगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, 1921 में। किसने की, दयाराम साहनी ने की। किसके नेतृत्व में की, जॉन मार्शल के नेतृत्व में की। हड़प्पा किस नदी के किनारे हैं, रावी नदी के किनारे हैं, ये ध्यान रखना है। फिर मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, 1922 में। किसने की, राखलदास बनर्जी ने। किस नदी किनारे, सिंधु नदी, बस ये ध्यान रखे हुए, ठीक है। चलो अब यहां पर ये ध्यान रखना है और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। चलो इसमें अगर आपको ध्यान रखना है हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम। अब देखो प्यारे मित्रों, कालक्रम की बात कर लेते हैं कि भाई हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच है। 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच जो है वो हड़प्पा सभ्यता का जो है वो कालक्रम है। अगर मैं आपको पूछूं, याद रखे, मैं अगर आपको पूछूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल कौन सा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल है हड़प्पा, जो कि वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर है। पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल कौन सा है, तो वो हड़प्पा है जो कि पाकिस्तान के अंदर है। मैं अगर ऐसे पूछूं कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल कौन सा है, तो फिर आपको करना है रोपड़, जो कि पंजाब के अंदर है। फिर पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का राजस्थान में पहला खोजे गया स्थल कौन सा है, तो राजस्थान में पहला खोजे गया स्थल है कालीबंगा, जो कि वर्तमान में आपके हनुमानगढ़ जिले में है, घग्गर नदी सरस्वती नदी के किनारे है। ये ध्यान रखें, 3 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब देखो, हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व है। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की जो है वो खुदाई करवाई और हड़प्पा की मोहरें खोजी, ठीक है, मोहरें खोजी। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर उत्खनन कार्य किया और इन्होंने भी वैसे ही मोहरें खोजी जैसे हड़प्पा में मिली थी, ठीक है। जिस प्रकार दयाराम साहनी ने जो मोहरें खोजी थी, ठीक है, उसी प्रकार मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर जो है राखलदास बनर्जी ने भी वैसी की वैसी मोहरें खोज ली। तो क्या हुआ, उसके बाद यह अनुमान लगाया गया कि ये दोनों क्षेत्र एक ही संस्कृति के भाग हैं, ठीक है। जैसे हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें मिली थी वैसे वैसे मोहनजोदड़ो मिल गई, तो ऐसा पता अनुमान लगाया जाता है कि दोनों एक ही संस्कृति के क्या थे, भाग थे, ठीक है। अब संस्कृति के भाग हैं। इसके बाद सन 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। तो याद रखिए दोस्तों, 1924 में, ठीक है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे, सर जॉन मार्शल। ये 1924 के अंतर्गत थे सर जॉन मार्शल। इन्होंने पूरे विश्व के सामने एक नई सभ्यता की घोषणा कर दी, ठीक है, कि यहाँ पर हड़प्पा है और यहाँ पर मोहनजोदड़ो है। चलो अब ये बात आपके समझ में आ गई। आगे देखिएगा, आगे क्या है, आगे है हड़प्पा सभ्यता का नामकरण। अब प्यारे मित्रों, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण की बात करें तो इस सभ्यता की खोज जो है वो सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर हुई, इसलिए इसका नाम जो है वो क्या पड़ा, हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। तो प्रश्न आपके पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, तो आप लिखेंगे इसकी खोज हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। यह सभ्यता सिंधु घाटी के किनारे बसी एक सभ्यता थी, इसलिए इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों, लेकिन पूछे गए प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, तो प्यारे मित्रों सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर इसकी जो है वो मिली थी,
ये आप लिख सकते हैं कि इस सभ्यता की खोज सबसे पहले कहाँ हुई थी, हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। हड़प्पा सभ्यता में देखो निर्वाह के तरीके, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह के तरीके बताओ, तो इसमें आप लिख सकते हैं जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, व्यापार, शिकार। ये देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो कृषि कार्य करते थे, खेती भी करते थे। खेती में क्या क्या उगाया करते थे, गेहूं, जौ, बाजरा, तिल, चावल, ठीक है, इस प्रकार उगाते, खाते और मजा करते। दूसरा पशुपालन, कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुओं को भी पाला करते थे। पशुओं में क्या क्या, भेड़ बकरी है, अभी बात करने वाले आगे। व्यापार भी, पशुओं का व्यापार भी करते थे, शिकार भी करते थे। अब जैसे देखो पॉइंट बाय पॉइंट लिख रखा है, सबसे पहले देखो इस प्रकार से पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह के तरीके बताइए, तो कृषि, पशुपालन, व्यापार, शिकार और इनसे संबंधित जो बातें जानते हैं आप वो पॉइंट बाय पॉइंट लिख दो आगे। देखो कृषि, तो हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में, हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में रहने वाले लोग कृषि करते थे तथा गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल, बाजरा, चावल ये उगाते और खाते और मजा करते। ये आप इसमें लिख सकते हैं कृषि के अंदर। दूसरा है आपके सामने पशुपालन। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो क्या क्या पशुओं को भी पालते थे, जानवरों की हड्डियां यहाँ पर मिली कि हड़प्पा स्थलों से जो है वो जानवरों की बहुत सारी हड्डियां प्राप्त हुई है। इससे पता लगता है कि ये जो है लोग जानवरों को भी पाला करते थे, ठीक है। जो जहाँ बस्ती ये दबगी, जहाँ बस्ती इनकी दबी, वहाँ जो है प्रमुख बहुत सी हड्डियां हमें प्राप्त हुई, ठीक, उत्खनन कार्य के दौरान मिली। तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि भाई पशुओं को भी पाला करते थे। व्यापार, इस सभ्यता के लोग मवेशी, भेड़ बकरी तथा भैंस, सूर हो गया, सूल पालन करते तथा इनका व्यापार भी किया करते थे। तो याद रखें प्रमुख पशु जैसे मवेशी, भेड़ बकरी हो गई, ठीक है, सूर हो गया, इनका ये भैंस हो, इनका व्यापार करते थे। शिकार, देखो इस सभ्यता के जो लोग हैं वो मछली और पक्षियों का शिकार करते थे और यहाँ की पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं। इससे अनुमान लगाया है कि हड़प्पा निवासी जानवरों के मांस खाते थे। बस ये लिखना शिकार में, ठीक है। तो इस प्रकार व्यापार भी करते थे, शिकार भी करते थे। ये कुछ मेन पॉइंट है वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। अब चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना प्यारे मित्रों, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। अब देखिएगा एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर को, हड़प्पा सभ्यता में कृषि प्रौद्योगिकी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो किस प्रकार कृषि कार्य किया करते थे, कुछ पॉइंट जान लेते हैं। वहां पर जो है कौन कौन से औजार जो भी मिले हैं वो देखते हैं कि हड़प्पाई मुहर में वृषभ बेल की जानकारी मिलती है। हड़प्पाई जो मुहर है प्यारे मित्रों, हड़प्पाई मुहर, ये हड़प्पाई मुहर जो है वो किस पत्थर से बने जाती है, सेलखड़ी नामक पत्थर से बने जाती है। सेलखड़ी नामक पत्थर ये आपके जो है दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी गुजरात में मिलता है सेलखड़ी नामक पत्थर। तो हड़प्पाई जो मुहर है इसमें जो है वृषभ यानी बेल की जानकारी मिलती है, ये ध्यान रखना है। इतिहासकारों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि हड़प्पाई जो निवासी है वो खेत जोतने में जो है किसका प्रयोग करते थे, बेल का प्रयोग करते थे, ये ध्यान रखें। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बने बेल के प्रतिरूप मिले इतिहासकारों को चोलिस्तान यानी पाकिस्तान के अंदर है और बनावली हरियाणा से। तो इससे अनुमान लगाया गया है कि खेतों में हल के द्वारा जुताई की जाती थी और एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाया करते थे। तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि मिट्टी के बने बेल के प्रतिरूप कहाँ से मिले, तो मिट्टी के बने बेल के प्रतिरूप आपको हड़प्पा सभ्यता से मिले, ठीक है। मिट्टी के बने बेल के प्रतिरूप, देखो यहाँ से प्रश्न मिट्टी के बने बेल के प्रतिरूप जी कहाँ से मिले, तो आपके हड़प्पा सभ्यता में जैसे चोलिस्तान पाकिस्तान से मिले हैं, ठीक है। और बनावली हरियाणा के अंदर, भारत में पूछे तो बनावली हरियाणा से मिट्टी के बने बेल के प्रतिरूप, पाकिस्तान में मिले, चोलिस्तान पाकिस्तान से भी मिले थे। चलो और क्या है इसमें देखो, तो याद रखें हड़प्पा सभ्यता में कृषि प्रौद्योगिकी में क्या हुआ, यानी एक हड़प्पाई मुहर थी उसमें वृषभ यानी बेल की जानकारी मिलती है और इसमें यह भी आपको ध्यान रखना कि मिट्टी के बने बेल के प्रतिरूप मिले, साथ ही यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले थे। देखो पॉइंट बाय पॉइंट ये याद रखें, देखो पॉइंट 3 नंबर ये था और तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट ये देखो, लोग लकड़ी के हाथों से बनाए गए पत्थर के फलकों का जो प्रयोग है वो फसल कटाई में करते थे। लकड़ी के हाथों से बनाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग किसमें करते थे, फसल कटाई में करते थे। और अफगानिस्तान में जैसे सोरतुगई, अफगानिस्तान में एक जगह है सोरतुगई से नहरों के कुछ साक्ष्य मिले थे, सबूत मिले थे। तो ध्यान रखें नहरों के जो साक्ष्य हमें कहाँ से मिले, अफगानिस्तान के सोरतुगई से। और धोलावीरा में हमें जलाशय के प्रमाण मिले। तो प्यारे विद्यार्थियों एक मिनट के लिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव पर्सन बन सकता है वो ये बन सकता है, कृषि प्रौद्योगिकी में हड़प्पा सभ्यता में क्या विकास हुआ। तो देखो पहला पॉइंट अगर आपको ऑब्जेक्टिव बन भी जाए तो वो यहाँ पर लिखना, पहला पॉइंट बाई पॉइंट आपको एग्जाम में लिखना, ध्यान रखना। सबसे पहले आप लिखेंगे भाई हड़प्पाई मुहर मिली थी, क्या मिली थी, हड़प्पाई मुहर। और इस मुहर में हमें किसकी जानकारी मिलती है, वृषभ की जानकारी मिलती है, वृषभ यानी बेल की जानकारी मिलती है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे मिट्टी के बने बेल के प्रतिरूप, मिट्टी के बने बेल के प्रतिरूप, मिट्टी के बने बेल के प्रतिरूप हमें कहाँ से मिले, चोलिस्तान पाकिस्तान और भारत के अंदर बनावली से मिले थे, बनावली आपके हरियाणा के अंदर है, ठीक है। इस प्रकार पॉइंट्स पॉइंट बाय पॉइंट। चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट लेके जूते हुए खेत के साक्ष्य वो भी हमें हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा से मिले राजस्थान के अंदर। और चौथा पॉइंट आप लिखेंगे भाई जलाशय के प्रमाण गुजरात के धोलावीरा से मिले। पांचवा पॉइंट और लिख देंगे आप जिसमें अभी यहाँ पर क्या बात हुई थी, देखो ये अफगानिस्तान में सोरतुगई नहरों के साक्ष्य मिल गई। तो ये पॉइंट बाय पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना आप। नेक्स्ट
अब देखो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार। अब इस प्रकार से देखो, आप पूरे यूट्यूब पर देख लेना, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। क्रम से मैंने आपको, ताकि आपको याद हुए, ये एक तरीके से जो है शॉर्टकट तरीके से आपके सामने जो है ये मैप है। मान लो ये भारत का मैप मैंने फटाफट इस तरीके से बना दिया, ये आपका भारत का मैप है। देखो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार, यानी जो हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रीय विस्तार है वो किस आकार में था, तो आपको करना है त्रिकोणीय आकार में। किस आकार में था? त्रिकोणीय आकार में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो किस आकार में था? त्रिकोणीय आकार में था। कैसे था अभी बात करते हैं। देखो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार त्रिकोणीय आकार में कैसे था। अगर आपको प्रश्न पूछे कि हड़प्पा सभ्यता के उत्तरी स्थल का नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता के भारत के अंदर जो उत्तरी स्थल है वो कौन सा है, तो उत्तरी स्थल है आपके मांदा। कौन सा स्थल है? मांदा, जो कि कहाँ है? कश्मीर के अंदर है। कहाँ है? कश्मीर के अंदर है। कौन सी नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। कौन सी नदी है? चिनाब नदी के किनारे उत्तरी स्थल मिला था। प्रश्न पूछेगा, ध्यान लगाए अच्छे से, कि हड़प्पा सभ्यता का भारत में पहला खोजा गया उत्तरी स्थल कौन सा है, तो वो है आपके मांदा, जो कि कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे मिला था। हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया दक्षिणतम स्थल कौन सा था, तो वो था आपके दाइमाबाद, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर है। ध्यान रखियो, देखो यहाँ पर दाइमाबाद, ये रहा दाइमाबाद। कहाँ भाई? महाराष्ट्र के अंदर। किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी मांदा, दक्षिणी दाइमाबाद स्थल है, ध्यान रखना। पश्चिम में कौन सा स्थल मिला था? पश्चिम में मिला था देखो ये सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर। नदी कौन सी है? दाश्क नदी है, दाश्क नदी, ध्यान रखना। पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर मिला, आलमगीरपुर। कौन सी नदी? हिंडन नदी, यूपी के अंदर, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से आप देखेंगे प्यारे मित्रों, तो देखो हड़प्पा जो सभ्यता का मैंने कहा अभी विस्तार कैसा था? त्रिकोणीय आकार में था। जैसे इस प्रकार से यदि बात करते हैं, देखो ये, तो ये देखो त्रिभुजाकार नहीं है क्या? ये त्रिकोणीय आकार में नहीं है, देखो आप देख सकते हैं इस प्रकार से त्रिकोणीय आकार में। ये देखो ये त्रिकोणीय आकार में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसलिए हम कह सकते हैं भाई हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो कैसा था? त्रिकोणीय आकार में, त्रिकोणीय आकार में, त्रिभुजाकार, ठीक है। अगर एग्जाम में आपको पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का जैसे यहाँ से यहाँ तक ये जो लंबाई है ये कितनी है, ये है आपके 1400 किलोमीटर। कितनी है? 1400। और ये कितनी है? ये 1600 किलोमीटर है, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलो अब बात करते हैं आगे। आगे देखिएगा, आगे है मोहनजोदड़ो। अब बात कर लेते हैं, कुछ मोहनजोदड़ो से पॉइंट लिए हैं। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण सभ्यता ना होकर कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, ध्यान रखना। इस सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू जो है वो क्या था? शहरी केंद्रों का क्या करना था? विकास करना था, ठीक है। क्योंकि नगरीय सभ्यता है तो भाई शहरी केंद्रों का विकास करना है, इसका अनूठा पहलू है, ठीक है। सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? देखो डायरेक्ट पूछा जाएगा एग्जाम में, सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? वो हड़प्पा था, जो कि पाकिस्तान के अंदर है। और सबसे अधिक प्रसिद्ध पुरा स्थल कौन सा है? तो वो मोहनजोदड़ो है। सबसे पहले खोजा गया स्थल आपके पाकिस्तान के अंदर है हड़प्पा, लेकिन सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल पूछे तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में करना है। ये वैसे मैंने पॉइंट लिख रखा होगा, अधिक प्रसिद्ध पुरा स्थल कौन सा है? वो मोहनजोदड़ो है, ये भी पाकिस्तान के अंदर है। अरे प्रमुख मिले थे प्यारे मित्रों, जैसे स्थल है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि बनावली किस राज्य में है, लोथल किस राज्य में है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा, आपको ध्यान रखा, मैं अभी यहाँ लिख रखे वैसे आपके सामने। जैसे आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान प्रमुख जैसे स्थल मिले थे। जैसे आपके गुजरात की बात करें तो गुजरात में लोथल है, धोलावीरा है, सूतकोटड़ा है, रंगपुर है, नागेश्वर है, ये गुजरात में मिले थे। हरियाणा से भी मिले थे कि राखी बंधवाली भगवान को नाम लेके, हरियाणा से क्या मिले थे? राखी बंधवाली भगवान को नाम लेके। राखी से राखीगढ़ है, राखीगढ़ी, राखी बंधवाली बनावली है, बनवाली भगवान से भगवानपुर है, मिताथल है। ये प्रमुख जो आपके हरियाणा के अंदर मिले थे। राजस्थान में जैसे कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल ये हैं। और अपन बात करते हैं तो पंजाब में जैसे क्या मिला था? रोपड़ मिला था, रोपड़ पंजाब के अंदर, ठीक है। अफगानिस्तान में सोरतुगोई मिला था। और पाकिस्तान में क्या मिले थे? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चहुंदड़ो है, बालाकोट है, कोट दीजी है, डाबरकोट है, ये सब मिले थे वहां से। अभी बताऊंगा, वैसे आपको यहाँ पर ध्यान रखना है सभी। चलो देखो आगे, हड़प्पा संस्कृति के दो महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से हैं? एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बनेगा भी प्रश्न, आपको वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा संस्कृति के दो महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से थे। एक तो था हड़प्पा, एक था आपके मोहनजोदड़ो, ये प्रमुख दो केंद्र थे हड़प्पा संस्कृति के। नेक्स्ट, अब देखो पूरा स्थल। पूरा स्थल का मतलब क्या होता है? हम बार बार कर रहे हैं पूरा स्थल, पूरा स्थल, पूरा स्थल का मतलब क्या होता है? देखो पूरा स्थल के बारे में, पूरा स्थल ऐसे स्थल को कहते हैं जिस स्थल पर पुराने क्या मिले हो? औजार मिले हो। औजार में जैसे बर्तन है, ठीक है, बर्तन जिसको मृद भांड भी कह सकते हैं, इमारतें तथा इनके अवशेष प्राप्त होते हैं। इनका निर्माण यहाँ रहने वाले लोगों ने अपने लिए किया था। प्रमुख जैसे मृदभांड हो गए, बर्तन हो गए, इमारतें हो गई, इनका निर्माण जो है वहाँ के रहने वाले लोगों ने अपने लिए किया था। और जिन्हें छोड़कर वही कहीं चले गए और हजारों वर्षों के बाद ये अवशेष जमीन के ऊपर या अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ये एक नियोजित शहरी के अंदर था। ये भवनों के निर्माण से पहले इसका पूरा जो है वो नियोजन किया गया था।
तो ध्यान रखना भाई, पूरा स्थल का मतलब सीधा सा क्या, पुराने औजार बर्तन मृदभांड ये हो गया, इमारतें हो गई, नीचे जमीन के अंदर धस गए और उत्खनन कार्य किया तो उसके दौरान ये मिले थे, ठीक है, इन्हें पुरा स्थल नाम दिया गया। चलो अब देखते हैं प्रमुख आगे, हड़प्पा सभ्यता की बस्ती। प्यारे मित्रों, हड़प्पा सभ्यता की जो बस्ती है इसको दो भागों में विभक्त किया गया है, दो भागों के अंदर बांटा गया है। एक है आपके सामने दुर्ग, दूसरा है निचला शहर। दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग जो होते थे, ये दुर्ग ऊंचाई पर बने होते थे। दुर्ग है ना, दुर्ग, दुर्ग जो है हड़प्पा सभ्यता में बहुत ऊंचाई पर बने होते थे। दुर्ग ऊंचाई पर बने हुए थे। दुर्ग ऊंचे इसलिए थे क्योंकि यहाँ पर जो बनी संरचना थी वो क्या थी, कच्ची ईंटों के चबूतरों से बनी हुई थी, ठीक है, इसलिए जो है वो दुर्ग जो है वो ऊंचाई पर बने हुए थे, ये लिखना है। दुर्ग को चारों तरफ से देखो दीवार से घिरा गया था। दुर्ग को चारों तरफ से दीवार से घिरा गया था। ये दीवार दुर्ग को निचले शहर से अलग करती थी। तो ध्यान रखना भाई, हड़प्पा सभ्यता की जो बस्ती थी उसको दो भागों में बांटा गया है, दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग जो है वो ऊंचाई पर बने हुए थे, ठीक है, और उसी प्रकार निचला शहर, ये दुर्ग जो है दुर्ग को चारों तरफ से जो है वो दीवार से घेरा गया था। ये दीवार दुर्ग को निचले शहर से अलग करती थी। अब निचले दुर्ग के अंदर जैसे मालगोदाम थे, विशाल स्नानागार थे, ये दुर्ग में मौजूद थे, ठीक है। मालगोदाम देखो, इसका निचला हिस्सा जो है वो ईंट से बना हुआ था, ठीक है, मालगोदाम का। इसका ऊपरी हिस्सा जो है वो नष्ट हो गया था, जो संभवतः वो लकड़ी का बना होगा, ठीक है। तो यानी उत्खनन कार्य किया था, अब ये प्राप्त हुआ कि मालगोदाम जो है इसका निचला हिस्सा जो है वो ईंट से बना हुआ था, ऊपरी हिस्सा लकड़ी का बना होगा, इसलिए वो नष्ट हो गया। विशाल स्नानागार, देखो विशाल स्नानागार के, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के बारे में आप क्या जानते हैं? तो विशाल स्नानागार में देखो, ये आंगन में बना एक आयताकार जलाशय होता था जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ था। संभवतः इसका उपयोग अनुष्ठान के स्नान के लिए किया जाता था, ठीक है। तो विशाल स्नानागार ये आपके हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं, मोहनजोदड़ो में मिले विशाल स्नानागार, याद रखना। तो हड़प्पा सभ्यता की बस्ती दो भागों में थी, दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग में तो मालगोदाम और विशाल स्नानागार है, और निचले शहर में देखो, निचला शहर क्या है, अभी निचले शहर में वैसे आवासीय भवन होते थे। देखो ये निचला शहर, ऐसा माना जाता है कि निचले शहर में जो है आवासीय भवन थे। निचला शहर जो है वो दुर्ग के मुकाबले अधिक बड़ा क्षेत्र में बसा हुआ था। अब देखो, निचले शहर में थी जल निकास प्रणाली। वैसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता कौन सी थी? तो वो थी जल निकास प्रणाली। वैसे तो सभी विशेषता है, मालगोदाम, विशाल स्नानागार, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। वैसे देखो, जल निकास प्रणाली, हड़प्पा सभ्यता की अनूठी विशेषताओं में से जल निकास प्रणाली थी। सड़कों और नलियों को लगभग ग्रिड पद्धति, मतलब एक तरीके से जो है सड़कें जो है वो समकोण पर काटती थी, एक ग्रिड पद्धति में बनाई गई, ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखो बनाए गए, ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, तथा इसमें हड़प्पा सभ्यता में गलियारों के अगल बगल में जो है मकान बनाए गए थे। प्रत्येक घर का गंदा पानी जो है वो नालियों के जरिए बाहर चला जाता था। अब यहाँ पर मैंने चित्र नहीं लिया वो उसके अंदर, बाकी आप जो है किताब के अंदर, बुक के अंदर देखेंगे तो प्रमुख चित्र भी हैं, उसके अंदर आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है वो एक दूसरे के बगल में जो है वो घर थे, और नालियाँ जो है बीच में से निकल जाती थी। बगल में मकान बनाए गए और प्रत्येक घर का गंदा पानी जो है नालियों के जरिए बाहर चला जाता था। चित्र नहीं लिया मैंने, लेने का था चित्र, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप बुक में देखना। वैसे चित्र हड़प्पा सभ्यता की बस्ती में देखो, गृह स्थापत्य कला, तो याद रखे जल निकास प्रणाली और ये गृह स्थापत्य कला। मोहनजोदड़ो के निचले शहर में जो है वो क्या होते थे, आवासीय भवन थे। यहाँ के आवास में एक आंगन और उसके चारों ओर जो है वो कमरे बने थे। आंगन बनाने और कटाई करने का जो काम है वो काम आते थे। हाँ, ध्यान रखें कि मोहनजोदड़ो के निचले शहर में क्या थे, आवासीय भवन थे, और यहाँ के आवास में एक आंगन और उसके चारों ओर प्रमुख क्या थे, कमरे बने हुए थे। आंगन बनाने और कटाई करने के ये काम में आता था आवासीय भवन। नोट में आपको लिखना है कि मोहनजोदड़ो में कुएं की अगर संख्या पूछे तो कितनी करनी है, 700 करनी है। 700 कुएं थे मोहनजोदड़ो में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या कितनी थी, तो 700 कुएं थे। और ये देखो हड़प्पा सभ्यता में भिन्नता का अवलोकन। हाँ, हड़प्पा सभ्यता में क्या प्रमुख सामाजिक असमानता थी, ठीक है, क्या क्या भिन्नता थी उन लोगों के बीच में आपस में, तो वो देखते हैं। हर समाज में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं होती हैं। इन भिन्नताओं को जानने के लिए इतिहासकारों कई तरीकों का प्रयोग करते हैं। इन तरीकों में से एक को अपनाया, जैसे सबसे पहले समाधान का अध्ययन किया इन्होंने। जो प्रमुख शव मिले थे उन शवों को देखा, ठीक है, समाधान का अध्ययन किया। समाधान एक अंतिम जो है संस्कार विधि थी। हड़प्पा सभ्यता में लोग जो है वो अंतिम संस्कार पर व्यक्ति को दफनाया करते थे। तो जब इतिहासकारों ने, ठीक है, जब देखा कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार भिन्नता थी या नहीं थी, तो इस प्रकार इन्होंने पता लगाया। तो देखा प्रमुख शवों का अध्ययन किया। तो अध्ययन कर फिर उनको पता चला कि भाई जो है वो वहाँ के लोग जो थे, ठीक है, वो दफनाया करते थे, ठीक है, दफन का पता चला, दफनाया करते थे लोगों को जब मर जाते तब। साथ ही
मिट्टी के बर्तन तथा आभूषण भी दफना दिए थे। जैसे व्यक्ति को मर गया तो उसके साथ जो है प्रमुख मिट्टी के जो बर्तन खिलौने जो भी थे, आभूषण थे, मिट्टी के आभूषण, वो सब साथ में दफना करते थे। ठीक है, शायद ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ठीक है, ऐसा मान सकते हैं, ये इतिहासकारों का अपना अपना मत है। चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले क्या है, समाधान का अध्ययन। आप लिखेंगे भाई देखो, हड़प्पा समाज में भिन्नता का अवलोकन में सबसे पहले क्या इन्होंने इतिहासकारों ने क्या अध्ययन किया, समाधान का अध्ययन। फिर जैसे बात करें इसी में, मिस्र के विशाल पिरामिड हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। इनमें से कई पिरामिड जो है वो राजकीय समाधान थे। और देख तो विलासिता की वस्तुओं की खोज, विलासिता की वस्तुओं की खोज, दूसरा पॉइंट क्या हो गया, पहला समाधान का अध्ययन और दूसरा है विलासिता की वस्तुओं की खोज। तो सामाजिक भिन्नताओं को पहचानने का एक तरीका है उपयोगी और विलास की वस्तु का अध्ययन करना। ठीक है, अब जैसे उपयोगी वस्तु वे होती है जो रोजमर्रा के उपयोग में लाई जाती है। जैसे प्रमुख आपके सामने चक्कियाँ हो गई। अब चक्कियाँ आपको पता है खाना बनाने के लिए चक्कियाँ चाहिए। सादी मिट्टी के बर्तन हो गए, सुई है या आदि। और जो महंगी तथा दुर्लभ हो सकती है ऐसी वस्तु को पुरातत्विक कीमती मानते थे। ठीक है, पुरातत्व किसको कीमती मानते थे, किन वस्तुओं को मानते थे, जो महंगी और दुर्लभ हो सकती थी ऐसी वस्तुओं को पुरातत्व कीमती मानते थे। जैसे प्रमुख फायांस के पात्र हो गए। फायांस के पात्र जो है वो कीमती थे क्योंकि इन्हें जो है बनाना जो है वो बहुत कठिन था, क्योंकि घिसी रेत प्लस रंग चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण से पकाकर बनाया जाता था। इसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। अब देखते प्यारे मित्रों, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के आपके सामने स्थल आ गए। देखो आप देख सकते हैं प्रमुख स्थल, जैसे आपके लोथल, धोलावीरा, सूतकोटड़ा, रंगपुर और नागेश्वर। ये क्रम से बुक में आपको देखो इस प्रकार से नहीं मिलने वाले, मैंने छाट के लिखे आपके सामने। लोथल, धोलावीरा, सूतकोटड़ा, रंगपुर, नागेश्वर, ये आपके कहाँ है, गुजरात के अंदर, ध्यान रखना कहाँ है, गुजरात के अंदर। और बनावली, मित्ताथल, राखीगढ़ी, भगवानपुर आपके कहाँ है, ये आपके हरियाणा के अंदर है। कहाँ है, हरियाणा के अंदर, हरियाणा के अंदर, ध्यान रखें। और कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमेल आपके राजस्थान के अंदर है। चहुंद्रो, बालाकोट, कोटदीजी, सुतका केंद्र, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये आपके कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर है। और रोपड़ आपके पंजाब के अंदर है। रोपड़ कहाँ है, रोपड़ पंजाब के अंदर है, ध्यान रखना पंजाब के अंदर है, पंजाब। और आलमगीरपुर ये आपके उत्तर प्रदेश में है, हो जाएगा। ठीक है, और मांदा कश्मीर के अंदर आपने अभी हमने देखा है। वैसे शिल्प उत्पादन देखो, चौंदड़ो नामक स्थान जो वर्तमान का है पाकिस्तान में है, शिल्प उत्पादन का ये महत्वपूर्ण केंद्र होता था। तो शिल्प उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था, चौंदड़ो, जो कि कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर है। शिल्प कार्य में क्या क्या आते हैं, तो शिल्प कार्य में देखो प्रमुख आपके जैसे आगे मनके बनाना है, संग की कटाई है, धातु कर्म है, मोहरे बनना, बाट बनना, ये सब आपके जो है वो शिल्प कार्य में आ गए। तो पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता उस समय शिल्प कार्य में क्या क्या आते थे, तो ये सब लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखो, मनकों का निर्माण। आखिर अभी हमने देखा था कि शिल्प कार्य में आगे मनके आए, तो मनकों का निर्माण आखिर कैसे किया जाता था। तो मनके जो है इसका निर्माण विभिन्न प्रकार के पदार्थों से किया जाता था। जैसे कार्नेलिन हो गया, सुंदर लाल रंग का प्रमुख जैसे जेस्पर पत्थर हो गया, जेस्पर स्फटिक है, क्वार्टा जैसे सेलकड़ी है, इन सभी को मिलाकर, धातु है, सोना तांबा फांसा, ठीक है, तांबा और कांसा, इन सभी को आपस में मिलाकर इस मनके का निर्माण किया जाता था। कुछ मनके दो या दो से अधिक पत्थरों को जोड़कर बनाए जाते थे। ये मनके जो है चक्राकार भी हो सकते थे, ठीक है, बेलनाकार भी हो सकते थे, गोलाकार भी हो सकते थे, ढोलाकार भी हो सकते हैं, आदि आकार के हो सकते थे। ठीक है, इन पर जो है वो चित्रकारी करके इनको सजाया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखें, मनके बनाने में विभिन्न पदार्थों का इस्तेमाल जो है वो होता था। मनकों को बनाने में घिसाई, पॉलिश और इसे छेद करने के उपकरण भी यहाँ से मिले हैं। चलो अब देखें कि पहचान, थोड़ा मैं जल्दी करवा रहा हूँ ताकि देखो वीडियो लंबा हो जाएगा। पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में करवाना पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, देखो इतिहासकारों के द्वारा प्रमुख उत्पादन केंद्र की पहचान करना। जिन स्थानों पर शिल्प उत्पादन का कार्य होता था, ठीक है, जहाँ पे शिल्प कार्य हो रहा था तो वहाँ पर कच्चा माल भी होगा, इसलिए ठीक है, तो कच्चा माल तथा प्रमुख त्यागी की वस्तुओं का कूड़ा करकट मिल रहा है, इसलिए इतिहासकार अनुमान लगा लेते हैं थे कि इन स्थानों में जो है वो शिल्प उत्पादन का कार्य होता था। तो इतिहासकार भाई यही पता लगाते थे कि यहाँ पर कच्चा माल है कि नहीं। कच्चा माल अगर बात होता था तो भाई कह सकते थे कि भाई यहाँ पर शिल्प कार्य होता था। ठीक है, अब शिल्प कार्य में तो आपको पता है क्या क्या आ गए, वो सब बता दिए मैंने। ठीक है, मोहने, मनके बनाना, ये सब शामिल है। देखो पुरातत्वविद सामान्य थे, पुरातत्वविद सामान्य थे जो है पत्थर के टुकड़े, शंख, तांबा, ऐशक जैसे प्रमुख कच्चे माल, शिल्पकार के औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया प्रमुख कूड़ा करकट हो गया, इनको ढूंढते थे। ठीक है, इनसे निर्माण स्थल तथा निर्माण प्रक्रिया की जानकारी जो है प्राप्त हो जाती थी। नेक्स्ट आगे देखिएगा, शिल्प उत्पादन में कच्चे माल की प्राप्ति। अब जो कच्चा माल है, कच्चा माल जो है वो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध, जैसे मिट्टी, ठीक है, दूर से लाई जाने वाले प्रमुख जैसे वस्तुएं, बात कर लेते पत्थर, लकड़ी तथा धातु जलोढ़ मैदानों से जो है बाहर से मंगाए जाते थे। कुछ वस्तु तो वहाँ पर आसानी से मिल जाती वही, और कई वस्तुएं जो है बाहर से मंगवाते थे। आगे देखिएगा, उपमहाद्वीप तथा उसके आगे आने वाला माल। हड़प्पावासी जो है शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल प्राप्त करने के कई तरीके अपनाते थे। जैसे बात करें आपके सामने नागेश्वर और बालाकोट। नागेश्वर तो आपके गुजरात के अंदर है,
और बालाकोट आपके कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर है। नागेश्वर और बालाकोट से जो वो कैसे संग मिला जाता था, संग संग, ठीक है, नागेश्वर और बालाकोट से क्या मतलब संग की वस्तु मिल जाती थी। साथ ही लोथल से जो है, लोथल से कार्नेलिया पत्थर मिलता था। लोथल आपके गुजरात के अंदर है और वहां से जो है वो कार्नेलिया का पत्थर मिल जाता था। सेलगढ़ी जो है वो दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात में मिलता था, ठीक है, सेलगढ़ी नामक पत्थर ये भी आपके दक्षिणी राजस्थान उत्तरी गुजरात में मिल जाता था। अब देखो, राजस्थान के खेतड़ी से तांबा मिल गया, दक्षिणी भारत से जैसे सोना मिल गया। तो इस प्रकार से ये कुछ जो है इन वस्तुएं जो है वो यहाँ पर मांगते या मंगाते और शिल्पकारी करते थे, ठीक है। ये प्रमुख स्थलों से जो है प्रमुख मंगवाई गई वस्तु थी। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, इस प्रकार इनका संपर्क था। जैसे हाल ही के कुछ वर्षों में कुछ पुरातत्वविद खोज से ज्ञात हुआ कि तांबा जो है वो ओमान से भी लाया जाता था, ठीक है, प्रमुख बाहर से भी लाया जाता था, जैसे ओमान से लाया जाता था। ओमान के तांबे तथा हड़पई पुरावस्तु दोनों में निकिल के जो है अंश मिले थे। एक हड़पई मर्तबान, ठीक है, यहाँ पर मृदबान है, ठीक है, मृदबान बर्तन, जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ी थी हुई थी, जो ओमान से प्राप्त हुई थी। कहने का मतलब है ये भारत के अंदर प्रमुख जो कच्चा माल मिलता ही था, साथ ही बाहर से भी जो है वो मंगाया करते थे। मुहूर और मुद्रांकन। अब देखो, मुहूर और मुद्रांकन का जो प्रयोग है वो लंबी दूरी के संपर्कों को आसान बनाने के लिए इनका प्रयोग होता था। जैसे उदाहरण के तौर पर आपके सामने उदाहरण ले रखा है कि किसी सामान से भरे थैले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब भेजा जाता है तो उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है कि थैले के मुंह को रस्सी से बांध दिया जाता है ताकि कोई वस्तु गिरे नहीं, ठीक है। तो मुहूर और मुद्रांकन का प्रयोग जो है वो लंबी दूरी के संपर्कों को आसान बनाने के लिए इनका प्रयोग होता था। हड़पई लिपि, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का हड़पई लिपि। थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ, आप नोट्सों को नोट भी कर सकते हैं, और बाकी सबसे अच्छा तो ये है कि भाई आप नोट्स पढ़ लीजिएगा, मेरे कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। हड़पई लिपि, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, हड़पई लिपि। पहला पॉइंट है, हड़पई लिपि जो है वो कैसी लिपि है, चित्रात्मक लिपि है, चित्रात्मक लिपि है। इस लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी है, 375 से 400 के बीच है। ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। साथ ही ये कैसी लिपि है, रहस्यमय लिपि है। कैसी लिपि है, रहस्यमय लिपि है। क्यों है रहस्यमय लिपि, क्योंकि इस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं सका। तो हड़प्पा लिपि एक चित्रात्मक लिपि है, दाएं से बाएं लिखी जाती है, चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच है, और रहस्यमय लिपि है। ये पॉइंट आप इसमें याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे आगे बात करें तो हड़प्पा लिपि एक रहस्यमय लिपि, इसलिए इस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाए, रहस्यमय लिपि, ध्यान रखें। अब देखो बाढ़, बाढ़ की बात करें तो बाढ़ जो है ना, बाढ़ ये चरट नामक पत्थर से बनाया जाता था। किससे बनाया जाता था, बाढ़, बाढ़ चरट नामक पत्थर से बनाया जाता था। देखो छोटे छोटे बड़ों का जो प्रयोग है वो आभूषण और मन के बनाने के लिए काम में लिया जाता था इनके, ठीक है, मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। और धातु से बने जैसे तराजू के पलड़े भी मिले यहाँ से। ये बाट देखने में बिल्कुल साधारण होते थे, इनमें किसी प्रकार का कोई जो है वो निशान नहीं बनाया जाता था। तो ध्यान रखना, बाट किससे बनाए जाते थे, चरट नामक पत्थर। बस ये याद रखे, बाट जो है वो किस पत्थर से बनाए जाते थे, चरट नामक पत्थर। ये इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ खास है नहीं। चलो आगे देखो, हड़प्पा संस्कृति में शासन। अब ये हम कह नहीं सकते भाई हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार का शासन था, कैसा शासन चल रहा था, ठीक है। इसमें इतिहासकार जो है अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार अलग अलग, ठीक है, इन्होंने बताया है। देखो इसके बारे में अधिक ज्ञात नहीं है, हड़प्पा संस्कृति में जो है किस प्रकार का शासन था इसके बारे में अधिक ज्ञात नहीं है, लेकिन अनुमान है, इतिहासकारों ने सबने अपना अनुमान लगाया है कि इस सभ्यता में जटिल जो है कानून थे। कि कानून कैसे होते थे, जटिल कानून थे। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की वस्तुओं में जो क्या देखने को मिलती है, एक रूपता दिखाई देती है। अब एक रूपता देखे, जैसे हमें बात करते हैं प्यारे मित्रों, जैसे आपको पता है हड़प्पा सभ्यता की खोज जब 1921 में जब दयाराम साहनी ने की थी, और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। जैसे जैसे मोहरे हड़प्पा में प्राप्त हुई, वैसे की वैसे मोहरे मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई, तो इनमें सभी को एक रूपता दिखाई दे रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो हड़प्पा सभ्यता में जो भी कानून रहा होगा वो एक तरीके से जटिल रहा होगा, ठीक, कानून जो वो जटिल थे। जैसे मोहरे, बाट, मनके, ईंटें, ये सभी अलग अलग स्थानों से मिले, लेकिन सब में क्या देखने को मिलती है, एक रूपता दिखाई देती है। इसलिए हम कह सकते हैं भाई कानून क्या थे, जटिल थे। प्रसाद तथा शासक, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रसाद, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रसाद क्या होता है, देखो मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन मिला था जिसे किसकी संज्ञा दी गई थी, प्रसाद की संज्ञा दी थी। तो ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो में मिले विशाल भवन को किसकी संज्ञा दी गई, प्रसाद की संज्ञा दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ से कई भवन वस्तु मिली है, वस्तु नहीं मिली, कई भव्य वस्तु नहीं मिली। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा का नाम दिया गया, लेकिन इसके विश्वसनीय प्रमाण ऐसे नहीं मिले हैं। चलो तो याद रखें, मोहनजोदड़ो मिले एक विशाल भवन को प्रसाद की संज्ञा दी गई है। अब देखें पुरातत्व, कुछ पुरातत्व कहते हैं कि हड़प्पा समाज में शासक नहीं थे, सभी की स्थिति समान नहीं थी। कुछ पुरातत्व का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में जो है एक से अधिक शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो इस प्रकार अलग अलग पुरातत्व मानना है। हड़प्पा सभ्यता का पतन, किस तरह जो हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था। हड़प्पा सभ्यता का पतन, कोई तो कहते हैं, कई इतिहासकार कहते हैं कि भाई बाढ़ आ गई होगी, इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया होगा। कई कह रहे हैं कि सिंधु नदी का मार्ग बदल गया, ठीक है, नदी जा रही थी उसका मार्ग बदल गया, और इस प्रकार से जो है बाढ़ के कारण इनकी जो है वो पतन हो गया। कई कहते हैं कि भूकंप के कारण, कई कहते हैं जलवायु परिवर्तन, कई कहते हैं आर्यों का आक्रमण,
ठीक है। और कईयों का मानना है कि भाई वनों की कटाई हो गई होगी और इस प्रकार से जो है वो चलेगी। बस ये कुछ अलग अलग इतिहासकारों का मानना है, ये आप जो है वो इसमें नोट कर लेना। ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बताओगे हड़प्पा सभ्यता का पतन, तो ये सब पॉइंट बाय पॉइंट आपको एग्जाम में लिखने हैं। ठीक है। बाढ़ आना, सिंधु नदी का मार्ग बदलना, वनों की कटाई, भूकंप आना, ये सब लिख सकते हैं। कनिंघम कौन था? कनिंघम जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का डायरेक्टर जनरल था। ठीक है। जो कि यहाँ पर 1815 कर रखा है, देखो नोट्स नोट्स में 1815 नहीं 1875 है। ठीक है प्यारे मित्रों, यहाँ पर देखो कुछ संशोधन कर लेना, यहाँ पर देखो 1875 है कि कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का डायरेक्टर था। 1975 में बना था ये। और अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट, कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातत्व खनन आरंभ किया था। चलो आगे देखो, कनिंघम का भ्रम। जब इनको अंग्रेज अधिकारी ने जब एक हड़प्पाई मूर दिखाई, तो कनिंघम ये नहीं समझ पाए कि ये मूर कितनी पुरानी थी। वे उसके महत्व को समझ नहीं पाए कि वे मूर कितनी प्राचीन थी। कनिंघम ने यह सोचा कि मूर भारतीय इतिहास का प्रारंभ जो है गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों से संबंधित हैं, जबकि ये मूर जो है गंगा घाटी के शहरों से भी पहले की थी। ये इनका मानना है। बाकी इन्होंने भी खोज की कनिंघम ने। उत्खनन तकनीक, जैसे सामान्य तौर पर सबसे नीचे के स्तर पर मिली वस्तुएं जो है प्राचीनतम मानी जाती हैं और सबसे ऊपरी स्तर पर मिली वस्तुएं जो वो नवीनतम मानी जाती हैं। इसी के आघात पर वस्तुओं का कालखंड जो है वो निर्धारित किया जाता है। तो यह उत्खनन तकनीक। और ये आरसीएम विलर, ये 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे और उत्खनन कार्य इन्होंने भी किया था। ठीक है। तो धार्मिक मान्यता, अब आभूषण से लदी हुई एक नारी की मूर्ति मिली थी जिन्हें माता देवी की संज्ञा दी गई। तो ध्यान रखें भाई, ये कुछ मिले यहाँ से। ठीक है। धार्मिक मान्यता क्या थी, देखो वेदियों तथा संरचनाओं को अनुष्ठानिक महत्व दिया गया था। कुछ मोहरों पर जो है पेड़ पौधे उत्कीर्ण थे। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा के लोग जो है प्रकृति की पूजा कार्य करते थे। कुछ मोहरे में एक व्यक्ति योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया। पत्थर के संग, आकार और वस्तुओं को शिवलिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया। ये कुछ इनकी धार्मिक मान्यता थी, जो भी आप लिख सकते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट इसमें लिख रखा है। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कुछ फटाफट करवा दिया भाई, आप समझ सकते हैं भाई कुछ। ठीक है। डायरेक्ट मैंने आपके सामने लिख रखा है। ठीक है। तो ये था अपना वीडियो, फर्स्ट वीडियो चैप्टर 1 ईटीएम मन की तथा अस्थियां। नोट्स आप सभी के पास होने चाहिए, 60 रुपये के अंदर आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। व्हाट्सअप नंबर पहले शुरुआत में बता दिए मैंने, मैसेज कर देना जिसको चाहिए। ठीक है। कंप्लीट मिल जाएंगे तीनों बुकों के। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ओके।